एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनका टाइप कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनकी कुछ मैडम ट्रिक लिखने वाले हैं। तो कल वाला टॉपिक जो हमने किया था वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का था, जिसमें मैंने आपसे होमवर्क में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि इन इक्वालिटी से रिलेटेड है। देखते हैं उसका आंसर किस किस ने दिया है और कितना ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे होमवर्क में पूछा था इन इक्वालिटी से रिलेटेड। पहले तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, तो ऐसे मैंने इसकी आपको स्टेटमेंट बना के दी थी और आपको ये सॉल्व करना था। तो चलिए मैं इसको बता देती हूँ इसमें क्या सही रहने वाला है। आपका इसमें कंक्लूजन 1 भी सही रहने वाला है और कंक्लूजन 2 भी सही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है जी? देखिए, पी से हमें एम की तरफ जाना है। पी से कहाँ? एम की तरफ। पी से एम की तरफ जाना है, सीधे सीधे जा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। साइन कौन से वाला है? ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पहली स्टेटमेंट बिल्कुल। उसके बाद अगर दूसरी स्टेटमेंट देखें, कंक्लूजन देखें, वो क्या कहता है कि एम लेस देन एल। तो देखो, एम से हमें एल की तरफ आना है, एम से एल की तरफ आना है, उल्टे आ रहे हैं। देखो यहाँ से हमें क्या चल उल्टा चलना है। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब हम उल्टा चलते हैं तो साइन भी हमारे उलट जाते हैं। तो साइन को उलट दो, कैसे साइन बन जाएंगे? ऐसे साइन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ठीक है। और मैंने आपको बताया था जहां पर भी 3 टांगे हैं वहां पर वो नहीं होगा, क्योंकि 3 टांगे तो आपकी हैं और जो 2 टांगे हैं किसकी हैं? आपके पिताजी की हैं। तो वो 2 टांगे जहां पे है तो प्रायोरिटी 2 टांगों वाले को देनी है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एम जो है, ये वाला जो आपकी दूसरा दिया गया है कंक्लूजन, एम लेस देन एल, ये भी करेक्ट रह जाने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर करेक्ट किसने दिया है। यहाँ पर सुशील जी ने कहा है फर्स्ट वाला ट्रू है क्योंकि पी से एम तक सेम साइन है बीच में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बताया सुशील जी, ठीक है आपका। लेकिन दूसरा भी ठीक होगा। आपने क्लास शायद अच्छे से देखी नहीं है। जब हम उल्टा चलते हैं तो साइन उलट जाते हैं। या फिर मैं ऐसे कहूँ, क्योंकि जो क्लास है वो बीच में रुक गई थी, तो एक बार पढ़ने का फ्लो बनता है, लेकिन बाद में जब क्लास एकदम से ख़त्म रुक जाती है तो बाद में वो फ्लो नहीं बनता पढ़ने का, ये भी होता है। तो रूबी जी ने कहा है कि थैंक यू मैम, बोथ एंड आंसर है बोथ फॉलो। बिल्कुल रूबी जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि दोनों फॉलो करते हैं। तो ठीक है, दोनों के दोनों सुशील और रूबी अपने पेट थपथपाओ कि हाँ हमने करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डाटा सफिशिएंसी वाली। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हमें यही समझ लेना है कि डाटा सफिशिएंसी होता क्या है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं डेटा सफिशिएंसी में, उसमें जो डेटा है ये चेक करना है कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। जो कंडीशन दी गई है स्टेटमेंट में वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें आपको कोई अलग से टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं बताऊं तो जितने भी आपके रीजनिंग के चैप्टर हैं उन सब चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे जी? क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड। बात आई समझ में? इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको देखनी कैसे ये सॉल्व होती हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन दिए जाते हैं कुछ इस हिसाब से। ऑप्शन क्या कहते हैं, यदि केवल कथन 1 में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, जबकि केवल कथन 2 में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ए ऑप्शन इसमें दिया जाता है कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 दी गई है उसमें जो डेटा दिया गया है वो सफिशिएंट है हमारा उत्तर देने के लिए, दूसरा नहीं है। अब बी कहता है कि कथन 2 में जो डेटा दिया गया, जो आंकड़े दिए गए हैं वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन 1 में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन कहता है यदि या तो केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों ही पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, एक से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है। अब कहते हैं कि यदि कथन 1, 2 दोनों आंकड़े मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने दोनों को मिला के देख लिया लेकिन पर्याप्त नहीं है, हमारा आंसर नहीं आ रहा। आगे कहता है ई वाला ऑप्शन, यदि कथन 1 और 2 दोनों के आंकड़े मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। इस तरह से आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। चलिए फटाफट से मजेदार क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन कहता है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय
करके करें कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। डेटा सफिशिएंसी। चलो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, जो आपके सेंटर लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिए हैं। तो चलिए बताइए। कहता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग क्या है, आपको बताना है। कहता है कि रेड इज ग्रीन, लाल हरा है, हरा नीला है। बात आई समझ में, लाल तो हरा है और हरा नीला है। अब बी कहता है जी नीला तो गुलाबी है और गुलाबी लाल है। तो कहता है ऑप्शन दिए गए हैं कि अकेला एक पर्याप्त है जबकि दो नहीं है। अब दूसरा कहता है केवल दो पर्याप्त है जबकि केवल अकेला पर्याप्त नहीं है। अब सी कहता है या तो एक या तो दो, दोनों ही पर्याप्त है। अब डी कहता है नाइदर, ना तो एक पर्याप्त है ना ही दो पर्याप्त है। बता दीजिए फटाफट से। अरे मैडम ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ गया, इसको तो हम आंखों ही आंखों में सॉल्व कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ जादू मंत्र पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, कह दो ऐसा। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए मेरे हिसाब से आपने सबने इसका आंसर करेक्ट दिया है, क्योंकि आपकी रीजनिंग बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने देखा है ग्रुप में जब मैंने एक क्वेश्चन डाला था सीरीज से रिलेटेड, फटाफट से उसका सबने करेक्ट आंसर किया है। ये क्या है चलिए फटाफट से। हाँ जी, तो बता देती हूँ मैं आपको व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। स्काई का कलर क्या होता है, सबको पता है मैडम, ब्लू होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि ब्लू, इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि जो ब्लू है वो पिंक है, ब्लू पिंक है और जो पिंक है वो रेड है। बात आई समझ में। ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या रखा, रेड इज ग्रीन, ग्रीन इज ब्लू। अब रेड और ग्रीन, ग्रीन और ब्लू से तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है ना, ग्रीन को ही इन्होंने ब्लू बताया है तो हम नहीं कह सकते। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है वो बी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्या है कि जो बी अलोन, कि अकेला दो पर्याप्त है। क्या किस लिए पर्याप्त है, आंसर देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यहीं पे एक बात और बता देती हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है। देखो पहले तो आपको एक चेक करना है, पहले क्या करना है, पहले आपको एक चेक करना है कि एक जो है वो हमारे आंसर मतलब कि आंसर इसे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। फिर आपको अलग से ही दूसरा चेक करना है, फिर आपको तीसरा चेक करना है। अगर तीन दिए गए हैं आपके कंक्लूजन, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर दोनों को पहले दूसरे को मिला लो, फिर दूसरे तीसरे को मिला लो, उसे चेक करना है। चलिए वो तो आगे हमें पता लग ही जाएगा किस टाइप। ये एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, ये हलवा क्वेश्चन नहीं है। चलिए बताइए, दिमाग की खिड़कियां खोलो इस क्वेश्चन में। तो अपनी क्या कहता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉल। कहते हैं कि गेंद की जो कीमत है वो क्या है। हॉकी नहीं, हॉकी स्टिक और गेंद की कुल कीमत 650 रुपये है। टोटल प्राइस ऑफ द हॉकी स्टिक एंड द बॉल इज 650। अब आपकी स्टेटमेंट दूसरी क्या कहती है, हॉकी स्टिक की कीमत गेंद की लागत के 2 गुना से 20 रुपये अधिक है। बताइए यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट रहने वाला है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, बताइए। हाँ जी, अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो, पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको सॉल्व करके थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें है क्या। तो चलिए देखो यहाँ पे कहा गया है, देखो यहाँ पे कहा गया है कि हॉकी नहीं, हाँ देखो कथन एक में कहा गया हॉकी स्टिक और गेंद की कीमत 650 रुपये। हमें नहीं पता किसकी कितनी है, बस हमें इतना बता दिया कि जो हॉकी की स्टिक है और जो गेंद है उन दोनों की कीमत मिला के बोले तो कितनी है, 650 है। तो बता दो फिर हॉकी आप मान लो, ए मान लो हॉकी को, और उसको इसका हॉकी और गेंद को मान लो आप बी मान लो। ठीक है, ए और बी की कीमत कितनी है जी, 650 रुपये है। कितनी है जी, 650 रुपये है। अब दूसरी पढ़ते हैं, दूसरी क्या कहते हैं, हॉकी स्टिक की कीमत गेंद की लागत के 2 गुना से 20 रुपये अधिक है। क्या बन जाएगा इसका, जो हॉकी स्टिक है ए कितना हो जाएगा, कितना है भाई, 2 गुना है तो 2b प्लस में 20, ऐसा ही कुछ बनेगा। पढ़ के देखो दोबारा, हॉकी स्टिक की कीमत कितनी है, गेंद की लागत के, गेंद की लागत के कितनी है, 2 गुना से 2b, 2 गुना से कितनी, 2b से 20 अधिक है, प्लस 20 कर दो, है कि नहीं। चलिए अब क्या है, अब a प्लस बी बराबर 650 है। तो a तो हमारा आ गया, a क्या आ गया, a हमारा आ गया कि जो है 2b प्लस 20, ये हमारा a है। अब हमें a में पुट करना है, क्या निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो फिर पुट कर देते हैं। देखो a में क्या पुट करना है, a में हमने 20 प्लस 2b और प्लस हमारा क्या है b, है ना।
तो चलिए बराबर कर देंगे किसके, 650 के बराबर है कितना, 650। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 650 है, अब 650 को अगर 20 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 650 माइनस 20 करेंगे कितना हो जाएगा जी, 630 हो जाएगा फटाफट से। हाँ जी, उसके बाद 2b प्लस बी, 2b प्लस बी कितना हो जाएगा, 3b, b बराबर है कितना, बटे कर दो 3, काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0, कितना हो जाएगा, b बराबर 210 है कि नहीं, b 210 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको वेरीफाई करें तो कितना हो जाएगा आपका, जो टोटल कितना था 650 था, उसमें से कितना आप 210 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। तो 440 प्लस 210 ए और बी की वैल्यू है, हॉकी की जो स्टिक है और गेंद है ये दोनों कितनी है, हॉकी 440 है और जो गेंद है वो 210 है। अब हमने जो ये आंसर निकाला है एक से तो नहीं आया है ना, दोनों जो आपके कथन दिए गए, दोनों स्टेटमेंट जो आपकी दी गई है उनको मिलाकर ही हमने ये आंसर निकाला है। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, बताओ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो सी है, दोनों कथनों में दिया गया विवरण प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, D++ में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, जीवन का कुल मासिक वेतन क्या है। जीवन एक व्यक्ति का नाम है, जीवन का कुल मासिक वेतन क्या है, हमें क्या पता क्या है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। जीवन का मूल वेतन, कहते हैं कि जीवन का मूल वेतन कंपनी में ही काम करने वाले रमन के मूल वेतन से 1000 रुपये अधिक है। यहाँ पर दो की बात करी गई, एक जीवन की एक रमन की। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट कहते हैं मूल वेतन के अलावा रमन को 2000 रुपये प्रति माह अन्य भत्ता प्राप्त होता है, जो जीवन के मूल वेतन के अलावा भत्ते से 500 रुपये कम है। रमन का मूल वेतन प्रति माह 9550 है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई, रमन का मूल वेतन दे दिया। अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। रुक जा कहाँ जा रहे हैं, हाँ अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अब पहला क्या कहता है, रमन का हमें वेतन पता है कितना है, रमन है जी कितना, 9550। ठीक है रुको 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 रुको, रमन है जी कितना है, रमन है जी 9550 है ये। ठीक है, उसके बाद अगर जीवन की बात करें, ये है हमारा जीवन की बात करें तो जीवन का मूल वेतन जो है वो रमन के मूल वेतन से 1000 रुपये अधिक है। तो इसमें कर दो 1000 ऐड, जीवन का आ जाएगा, कर दो 1000 ऐड, कर दिया जी, कितना आ गया, 1000 ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 10,550। देखो यही आएगा ना, बिल्कुल यही आने वाला है। ठीक है, ये किसका वेतन है, ये जीवन का वेतन है जी, जीवन का आ गया इतना, क्योंकि 1000 रुपये ज़्यादा है उसका। अगर दूसरी स्टेटमेंट की बात करी जाए, दूसरी क्या कहती है, मूल वेतन के अलावा रमन को 2000 रुपये प्रति माह अन्य भत्ता, अल्टरनेटिव भी मिलता है उसको, अन्य भी मिलता है, एक्स्ट्रा भी मिलता है, जो जीवन के मूल वेतन के अलावा भत्ते से 500 रुपये कम है। ठीक है जी, कर दो फिर। एक्स्ट्रा कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, प्लस कितना दे रखा है जी, 500 रुपये कम है, कर दो, कितना आएगा ये, यहाँ पे आ जाने वाला आपका 13,050। ठीक है, 13,050 आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने जो ये आंसर निकाला है वो कैसे निकाला है, 1, 2 और 3 तीनों का यूज़ करा, तीनों स्टेटमेंट का यूज़ करा, तीनों का एक साथ यूज़ करा है ना ही। एक जो हमारा ये आंसर आया है, जो कि इसने पूछा था, जो इसने क्वेश्चन में पूछा है वो ना तो 1 से आया है केवल, ना 2 से आया, ना 3 से आया। जब हमने इन तीनों को एक साथ मिलाया है, स्टेटमेंट 1, 2 और 3, तभी तो हमारा ये आंसर निकला है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। देखो 4 आपके टोटल सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपका भौतिकी है, रसायन है, आपका जीव विज्ञान है,
और आपका गणित है, मैथ्स है, उसको सुबह 8 बजे से प्रत्येक 1 घंटे की अवधि में लगातार 4 पीरियड्स में पढ़ाया जाता है। ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है ना, इनको पढ़ाया जाता है, 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाने के लिए और 1 घंटा पढ़ाया जाता है। अब रसायन विज्ञान का पीरियड कब होगा, पूछ लिया इन्होंने, जो रसायन विज्ञान है उसका पीरियड कब होगा। नहीं, एक मिनट, रसायन विज्ञान का पीरियड कब होगा, ठीक है। आपके स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि गणित का पीरियड सुबह 10 बजे खत्म होता है, जो कि जीव विज्ञान से पहले आता है। पता लग गया, चलो कर लेते हैं फिर। अब ये क्या कहते हैं कि हमें पता लगा है गणित का पीरियड कब आता है जी, 10 बजे आता है। लिख दो फिर मैथ्स का, गणित का पीरियड सुबह 10 बजे खत्म होता है। सुबह 10 बजे खत्म होता है तो मतलब 9 से 10 है, किसका, मैथ्स का है, जो कि जीव विज्ञान से पहले आता है। अगर तो जीव विज्ञान से पहले आता है तो आपका 10 से 11 क्या आएगा, 10 से 11 आपका जीव विज्ञान आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे कहते हैं कि भौतिकी का पीरियड सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में बात करें तो सबसे लास्ट में फिर 11 से 12 हमारा सबसे लास्ट में किसका है, भौतिकी का, ठीक है, फिजिक्स है ना। चलिए उसके बाद ये पूछता है कि पूछा गया है इसने, जीव विज्ञान भौतिका आगे, गणित का पीरियड रसायन विज्ञान के तुरंत बाद होता है। अब गणित का जो पीरियड है वो रसायन विज्ञान के तुरंत बाद होता है। रसायन विज्ञान का पीरियड इन्होंने पूछा है, ठीक है, और तो गणित का पीरियड रसायन विज्ञान के तुरंत बाद होता है। तो हमें इजीली हमें पता लग गया कि क्या पता लग गया कि जो हमारा 8 बजे से 9 बजे तक इसका रसायन विज्ञान का पीरियड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को मिलाया है, तभी तो हमारा आंसर निकला है कि जो रसायन विज्ञान है उसका पीरियड कब होता है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो तीनों है वो एक साथ फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड, वो हर किसी मतलब कि रीजनिंग का चाहे कोई भी टॉपिक हो वहाँ से उठा के दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली नहीं कह सकते कि इस टॉपिक में से आएंगे। आपका अगर रीजनिंग अच्छा है तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहने वाली है यहाँ पे। तो चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्या कहता है कि सागर उम्र में सरिता से छोटा है और सीमा अनुपमा से बड़ी है, इनमें से उम्र में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा उम्र में हमें बताना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए क्या कहता है कि सरिता सागर उम्र में सरिता से छोटा है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगी सीमा, रुको, यहाँ पे बन जाएगी सीमा, ठीक है। सागर उम्र में सरिता से छोटा है, सरिता से छोटा है, सरिता से छोटा है कौन, सागर, ठीक है। बना देते हैं इसको, एक मिनट पहले कंप्लीट पढ़ लेते हैं इसको। सागर उम्र में सरिता से छोटा है और सीमा अनुपमा से बड़ी है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। देखो इजी है। अब कहते हैं कि सीमा सागर से बड़ी है, स्टेटमेंट क्या कहती है, सीमा सागर से बड़ी है, बनाओ सीमा सागर से बड़ी। तो ये सीमा है, यहाँ पे सागर जो है छोटा है, यहाँ पे सागर ये क्या है, छोटा है इससे, ठीक है। अब कहता है दूसरी स्टेटमेंट कि सरिता सीमा से बड़ी है, सरिता सीमा से बड़ी है, यहाँ पे सीमा है तो यहाँ पे फिर बड़ी कर दो किसको, सरिता को, यहाँ पे सरिता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, अनुपमा इन सबसे कम उम्र की है, अनुपमा सबसे छोटी क्या है भाई, अनुपमा है सबसे छोटी। अब आपको पता लग गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, कौन है सबसे बड़ा, सरिता है जी, पता लग गया सरिता है सबसे बड़ी। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो चलिए अब हमने जो आंसर निकाला है कि उम्र में सबसे बड़ा कौन है, ये 100 तो नहीं पता लगा, जब हमने इन तीनों को मिक्स किया तभी तो हमें पता लगा, तीनों को मिलाया तीनों स्टेटमेंट्स को, तभी हमें पता लगा कि सबसे बड़ी सरिता है। यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कि जो हमारी सरिता है, सरिता, उसके बाद हमारी सीमा है, उसके बाद सागर आते हैं, उसके बाद आती हैं अनुपमा सबसे लास्ट में, ये वाला इनका सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है जी। तो एक मिनट रुको, एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये
मैथ से दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कहते हैं, ए का उत्पाद मूल्य क्या है, उत्पाद ए का विक्रय मूल्य 2000 है, 25 का लाभ अर्जित किया गया। ठीक है, मतलब कि ये दो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। ए का उत्पाद मूल्य बताना है, क्या है, उत्पाद ए का जो विक्रय मूल्य वो 2000 दे दिया और 25% का लाभ अर्जित किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है, जो आपका आंसर निकलेगा ए का उत्पाद मूल्य की कॉस्ट प्राइस जो निकलेगी, ए की कॉस्ट प्राइस बतानी है, वो आपकी ए से निकलेगी, मतलब कि आपका एक वाली पहली वाली स्टेटमेंट से निकल जाएगी, या आपकी दूसरे वाली से निकलेगी, या फिर दोनों को मिला करके निकलेगी, या फिर दोनों में से किसी को मिलाकर भी नहीं निकलेगी। तो ये बताना है जी मुझे, आपको मेरे को बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए जी, आज का यही था हमारा सेशन डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड। कल फिर हम रीजनिंग का एक अलग सा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।